चलिए तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लगभग जो है हम लोग 25 से 30 यहाँ पे डिफिनीसन देखने वाले हैं, यानी टर्मिनोलॉजी शब्दावली देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपने आप में ये डिफिनीसन है तो 10 नंबर तो आपको यहाँ से पक्का देगा ही देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपके जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ से धरा जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का लिखने का आइडिया भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप जो है आज और इसके बाद एक और वीडियो आएगा तो जो है आप देख लेते हैं तो समझ गए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर समझने का प्रयास कीजिए ताकि जो है आपको भी जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छा हो सके और अच्छा से जो है चीज़ों को डील कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी मैं MSN 1 को कल किया था जिसमें हम लोग लगभग 30-32-33 क्वेश्चन हम लोग लिए थे डिफिनीसन का, तो उसमें भी एक और वीडियो करेंगे और यहाँ भी एक और वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। देखिए वीडियो है आपके सामने, देख सकते हैं विनिंग। पहला जो प्रश्न है विनिंग क्या होता है? तो देखिए विनिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस जो है 5-6 महीनों के बीच में जो है किया जाता है। जब बच्चे को दूध छुड़ाना होता है, माँ के दूध जो है छुड़ाना होता है, तो यह अचानक जो है माँ के दूध छुड़ाया नहीं जाता है। मतलब उसको जो है आदत लगाया जाता है कि थोड़ा जो है बाहरी भोजन, जैसे कुछ भी बाहरी भोजन जो बच्चा खा सकता है वो बाहरी पोषण के तौर पर जो है उसे भोजन दिया जाता है और हल्का हल्का है माँ के दूध से उसे दूर ले जाया जाता है, यानी स्तनपान से दूर ले जाया जाता है। तो वीनिंग एक प्रोसेस है जो स्तनपान छुड़ाने की एक प्रक्रिया है जिसमें स्तनपान को छुड़ाकर और सामान और बाहरी भोजन की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए वीनिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। वही चीज़ मैंने बताया। इस दौरान उसे माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं जो बच्चे की इस दौरान बढ़ी हुई पोषण आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यहाँ वीनिंग का तात्पर्य है स्तनपान बंद कर देना नहीं है। देखिए वीनिंग मैंने पहले ही बताया कि वीनिंग का मतलब एक अचानक से जो है स्तनपान बंद कर देना नहीं होता है। स्तनपान एक प्रक्रिया है जिसमें होता है कि जो बच्चा जब 5 से 6 मंथ का हो जाता है तो उससे जो है अब उसका इतना शराब शरीर के लिए आवश्यक होता है, पोषक अब जरूरी होता है जिसे वो माँ के भोजन से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो है उसे माँ के दूध को जो है साइड में करते हुए और जो है बाहरी भोजन पारिवारिक आहार जो है उसे देना शुरू किया जाता है और यही जो प्रक्रिया है वीनिंग कहलाता है। और ये मत समझिएगा कि स्तनपान बंद कर देना ही जो है वीनिंग होता है, ये नहीं होता है। समझ गए? चलिए पहला हो गया। दूसरा देखिएगा कृत्रिम पोषण। कृत्रिम पोषण का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। देखिए माँ के दूध से बच्चे का पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रतिस्थापक जो है दिए जाए तो इसे कृत्रिम पोषण कहा जाता है। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है? तो माँ के दूध एक क्या है बच्चे के लिए? यह एक नेचुरल फीडिंग है, यह एक प्रकार प्राकृतिक पोषण है। ठीक है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण ना करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रति स्थापित मतलब माँ के दूध के जगह पर कोई अदर पोषण दिया जाता है तो उससे जो है हम लोग कृत्रिम पोषण कहते हैं। कृत्रिम पोषण समझ गए? आर्टिफिशियल पोषण समझ गए कि माँ के तो दूध हो जाएगा तो प्राकृतिक पोषण है, लेकिन यहाँ पर हमें कृत्रिम पोषण देखना है। तो कृत्रिम पोषण वह पोषण होता है जो माँ के दूध से पोषण ना करके कोई और बाहरी पोषण दिया जाता हो या माँ के दूध के जगह पर प्रतिस्थापित जो है दूसरे कृत्रिम पोषण करवाया जाता है, उसे कृत्रिम पोषण कहते हैं। समझ गए? चलिए अब अंडर 5 क्लिनिक क्या है? तो अंडर 5 क्लिनिक आपके 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो अंडर 5 क्लिनिक में जो है आपको 5 चीज़ें होता है। 5 क्लिनिक में 5 होता है जो आपको देखना चाहिए। समझ गए? ये अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए होता है। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम अंडर 5 क्लिनिक है। समझ गए? इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो आप लोग समझ गए अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है? तो अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए संबंधित है। ठीक है, इस क्लिनिक के द्वारा क्या होता है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, समझ गए, थेरेप्यूटिक और जो है आपका प्रिवेंटिव मतलब रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है, जिसमें निदान भी होता है, उपचार भी होता है और रक्षा भी होता है। और यही जो है अंडर 5 क्लिनिक कहलाता है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। तो ये 3 याद रखिएगा कि ये इतने प्रकार के जो है किया जाता है। समझ गए?
चलिए, रक्ताल्पता क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। एनीमिया क्या होता है, देखिए लाल रक्त कणिकाओं का आयतन व आकार या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या दोनों का समान स्तर से नीचे गिरना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया क्या होता है, तो देखिए जो एनीमिया आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, इसके वॉल्यूम या इसके आकार या इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जब या दोनों जो है जब असमान हो जाता है तो इसे जो है हम लोग कहते हैं एनीमिया कहते हैं। जैसे आरबीसी है, या तो आरबीसी का वॉल्यूम ब्लड में वो कम जाएगा या उसका आकार कमेगा, या हीमोग्लोबिन दोनों में से आयतन या आकार या हीमोग्लोबिन दोनों में से कोई भी अगर समान स्तर से नीचे गिरता है तो जो है एनीमिया कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा लाल रक्त कणिकाओं की परिणात्मक व मात्रात्मक कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए परिणात्मक मतलब परिणाम, मतलब कितना जो है उसमें हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, कितना परिणाम, समझ गए। और मात्रा मतलब कितना ज़्यादा उसमें जो है उपस्थित है हीमोग्लोबिन, ये चीज़ें समझ गए ना। तो आरबीसी के परिणात्मक तथा मात्रात्मक कमी को एनीमिया कहते हैं। जिसमें परिणाम और मात्रा दोनों कमी होता हो आरबीसी में, उसे एनीमिया कहते हैं। ओके, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष की आयु में 11 जीएम प्रति डीएल तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों में 12 जीएम प्रति डीएल से कम हीमोग्लोबिन स्तर एनीमिया के श्रेणी में आता है। समझ लीजिए, 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक 11 जीएम प्रति डीएल से कम होगा तो एनीमिया होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु में 1 पॉइंट बढ़ जाता है, 12 जीएम प्रति डीएल से कम होता है तो एनीमिया होता है। ठीक है, ऐसे जो मेल होते हैं उसमें जो आरबीसी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए समझ गए ना, जो हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कितना होना चाहिए, तो मेल में 12 से 14, ठीक है, और फीमेल में 11 से 14, समझ गए, 11 से 13 और मेल में 12 से 14, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका, बाकी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए। टीकाकरण क्या होता है देख लीजिए। शरीर में वैक्सीन, इमोग्लोबिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना प्रतिक्षरण यानी टीकाकरण कहलाता है। समझ गए, टीकाकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को 6 जानलेवा बीमारी जैसे गोल घोंटू, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, मिजल्स से मुक्ति दिलाना है। भारत में इसे 1978 में लागू किया गया था। ठीक है, यानी इम्यूनाइजेशन जो है टीकाकरण भारत में 1978 में लागू किया गया था। ठीक है, टीकाकरण क्या होता है, तो टीकाकरण जो है किसी विशेष बीमारियों के प्रति दिया जाता है, जो क्या करता है शरीर में कि शरीर में जाके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, और उस बीमारी को जो है रोकता है शरीर में होने से। समझ गए, तो यही जो है आपका वैक्सीन होता है। सभी बीमारी के लिए जो है अपना अलग अलग वैक्सीन है, टीकाकरण होता है शरीर में। समझ गए ना, तो यही जो है आपका होता है। इसका उद्देश्य 6 जानलेवा बीमारी जैसे डिप्थीरिया, गोल घोंटू, कुकुर खांसी, टेटनस, तपेदिक, पोलियो, मिजल्स से मुक्ति दिलाना होता है। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे अमाशय। अमाशय क्या होता है, अमाशय या मध्यांत्र छेदन पोषण क्या कहते हैं। गैस्ट्रोएस्टोमी या ज्यूजनोएस्टोमी फीडिंग क्या होता है, तो देखिए गैस्ट्रोएस्टोमी या ज्यूजनोएस्टोमी देख लीजिए, जब बालक के ऊपरी आंतरीय मार्ग या समान मार्ग की शैल क्रिया या अन्य किसी परेशानी के कारण पोषण को अमाशय एवं आंतों तक पहुँचाना संभव नहीं होता है, तब गैस्ट्रोटोमी एवं ज्यूजनोएस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जाती है। ठीक है, देखिए जब बालक में या किसी भी व्यक्ति में बालक, यहाँ पे हम चाइल्ड हेल्थ पढ़ रहे हैं इसलिए बालक लिखा है, अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नहीं रहता तो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए देखते हैं। मान गए देखिए किसी पेशेंट को जो है मुंह से फीडिंग नहीं कर रहा है, मुंह से उसके जो है प्रॉब्लम है भोजन निगलने में या कुछ भी हो सकता है, या फिर जो है उसको पेट में जो है दिक्कत है। समझ गए ना, तो इस कंडीशन में किसी भी परेशानी से वो जो है भोजन अपने आंत मार्ग से नहीं ले पा रहा है, मुंह से नहीं ले पा रहा है, या उसको कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, तो फिर जो है उसको क्या किया जाता है कि गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोएस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग किया जाता है। ठीक है, जिसको गैस्ट्रोएस्टोमी किया जाता है उसको जो है भोजन सीधा जो है वाल भित्ति से होते हुए आंत में भेजा जाता है। ठीक है, जिसका जिज्नोएस्टोमी किया जाता है उसका भोजन सीधा जो है जेजुनम में भेजा जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका होता है
आमाशय, मध्यांत्र, छेदन, भोजन। समझ गए? तो ये चीज़ें देख लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एनीमा क्या होता है। एनीमा रोगी की आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या प्रवेश से पोषण प्रवेश करवाना ही एनीमा देना कहलाता है। ठीक है, छोटे बच्चों को भी एनीमा बड़ों के तरीके से ही दिया जाता है। बच्चों को दिए जाने वाले एनीमा में द्रव की मात्रा बड़ों की तुलना में कम होता है। ठीक है, देखिए एनीमा क्या होता है, तो रोगी के आंत की सफाई के हेतु मलाशय द्वारा प्रविष्ट कराना। ठीक है ना, जैसे किसी को कब्ज वगैरह बन जाता है या आंत में आके भोजन इकट्ठा हो रहा है, उसे जो है पाचन नहीं हो रहा है, गैस पेट फूल गया है, तो उसको जो है आंत के सफाई के लिए जो है मलाशय के द्वारा जो है प्रविष्ट द्रव प्रविष्ट कराना। ठीक है, देखिए आंत के सफाई हेतु मलाशय द्वारा द्रव प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश करवाना ही एनीमा देना कहलाता है। एनीमा में पोषण भी दिया जा सकता है, दवाई भी दिया जा सकता है, या आंत के सफाई भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? मलाशय के थ्रू। तो यही जो है मल द्वार के थ्रू, तो यही जो है होता है एनीमा होता है। समझ गए? तो यही जो है एनीमा होता है। छोटे बच्चों में भी बड़े बच्चों आदमी की तरह ही एनीमा दिया जाता है, बट जो द्रव का तुलना होता है वो बड़ों की तुलना में कम होता है बच्चे में, क्योंकि बच्चा कम ही ले पाएगा अंदर। ये चीज़ है। समझ गए? चलिए सामने देखिए प्रकाश चिकित्सा फोटोथेरेपी क्या होता है। देखिए तो फोटोथेरेपी एक प्रोसेस होता है, यह एक प्रकाशीय चिकित्सा होता है जिसमें जो शिशु होते हैं उसको जो है खुले नीले ब्लू लाइट में नीचे रखा जाता है, जिसमें बिलुब्रिन का प्रकाश भंगुरन होता है, जिसमें बिलुब्रिन शरीर के सतह पर जमा होता है, तो उसको तोड़ने का काम ये फोटोथेरेपी करता है। समझ गए? यहाँ पे देख सकते हैं जो त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलुब्रिन को घुलनशील अहानिकारक पदार्थों में बदल देता है, जो गुर्दों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। फोटोथेरेपी जैसे बच्चा जो नवजात शिशु होता है और उसको में बिलुब्रिन बढ़ने से जो है क्या होता है कि जानते हैं कि पीलिया हो जाता है, तो जो व्यक्ति का बिलुब्रिन बढ़ जाता है तो उसको फोटोथेरेपी बच्चा को क्या किया जाता है कि खुले ब्लू प्रकाश के नीचे रखा जाता है, और उसमें जो है उसके त्वचा पर अप्रत्यक्ष रूप से अंदर से जो जमा बिलुब्रिन है उसको जो है ये प्रकाश तोड़ता है और भंगुरित कर देता है अहानिकारक पदार्थ में। मतलब वो पदार्थ हानिकारक नहीं होता है शरीर के लिए, हानिकारक होगा तो तोड़ेगा तो दिक्कत ही होगा शरीर में, तो इसलिए ऐसे पदार्थों में बदल देता है जो अहानिकारक होता है और वो फिर उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही प्रकाशीय चिकित्सा होता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर क्या होता है देख लीजिए। नवजात शिशु के स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाता है। ठीक है, यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। ठीक है, इसमें शिशु नग्न अवस्था में पाला जाता है। वह शिशु की ज़रूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता कम व ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए इनक्यूबेटर क्या है, तो इनक्यूबेटर एक समान एक पात्र होता है जिसमें नवजात शिशु को जो है स्थिर करने के लिए उसे जो है जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर, या जितना आर्द्र चाहिए उतना आर्द्र, मतलब एक सुरक्षित वातावरण वहाँ पे प्रदान किया जाता है और उसमें जो है बच्चे को रखा जाता है, और वो बच्चा जो है क्या होता है वहाँ पे सुरक्षित तरीके से उसको आवश्यक जिस अनुसार उसको वातावरण चाहिए उस अनुसार जो है वातावरण उसे प्रदान किया जाता है इनक्यूबेटर के थ्रू। समझ गए? यह क्या होता है कि नवजात शिशु को नर्सिंग देखभाल में मदद करता है, महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ठीक है, यह जो है इसमें शिशु को नग्न अवस्था में पाला जाता है, जो वह शिशु के ज़रूरत के हिसाब से जो है आवश्यक तापमान व आर्द्रता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यही इनक्यूबेटर होता है। ठीक है, चलिए अब अपरिपक्व शिशु क्या होता है, प्री मैच्योर इन्फेंट क्या होता है देख लीजिए। गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। प्री मैच्योर इन्फेंट क्या होता है या प्री मैच्योर बेबी क्या होता है, तो देखिए अगर कोई लेडीज गर्भ अवस्था में है और वो 37 सप्ताह पूरा होने से पहले ही वो बच्चा को जन्म दे दिया है, तो वो जो बच्चा होगा वो प्री मैच्योर होगा, यानी अपरिपक्व शिशु होगा। ठीक है ना, तो चीज़ें को समझ लिए। चलिए कम वजन वाला लो बर्थ वेट बेबी क्या कहलाता है कि ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1.5 से लेकर 2.5 किलो तक होता है, तो लो बर्थ बेबी कहलाता है। मतलब जिसका वजन जन्म के समय अगर वजन 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक होता है तो लो बर्थ बेबी कहलाता है। समझ गए? यानी
जिस भी बच्चा के वज़न के समय इतना के बीच में अगर वज़न है तो समझिए वो बच्चा जो है कम वज़न वाला शिशु है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखिएगा। देखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे फोटोथेरेपी, चाहे प्री मैच्योर बेबी, चाहे लो बर्थ बेबी, ये सब जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये सब अगर आप समझेंगे तो लिखने में मदद मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, डायरिया क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि यह कब्ज के विपरीत होता है। कब्ज में क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कब्ज बन जाता है, जो मल होता है वह आंत से बाहर निकल ही नहीं पाता है, तो ये वो व्यक्ति को कब्ज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अतिसार में जो है ये कब्ज के उल्टा होता है। इसमें जो मल होता है वो व्यक्ति को जो है लगातार त्याग होता है और पानी नुमा त्याग होता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसमें मल पतला हो जाता है। कई बार मल त्याग करते करते रोगी बहुत परेशान हो जाता है, यानी बार बार मल त्याग होने लगता है। आंतों द्वारा द्रव का अवशोषण कार्य सही ढंग से न हो पाने के कारण अतिसार या डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब डायरिया में क्या होता है कि जो अगर बच्चा है तो बच्चा का देख रहे हैं, सियाना होगा तो सियाना के लिए, दोनों के लिए मान है। जैसे ही यह कब्ज के विपरीत होता है, कब्ज में मल बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन जिसको डायरिया होता है उसको मल जो है बार बार होने लगता है और पतला मल होता है, जिसके कारण जो है शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है बार बार मल त्यागने से, क्योंकि पतला मल हो रहा है। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आंत होता है, जो बड़ी आंत है, जो जल का अवशोषण करता है, वो जल का अवशोषण नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मल के थ्रू जो है जल का निष्कासन हो रहा है जब भी मल जा रहा है आदमी। तो इस कंडीशन में शरीर से जल बहुत ज़्यादा निकल जाता है और व्यक्ति को डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, और इससे ही जो है जठरांत्र शोथ यानी गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी कहते हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए वोमिटिंग क्या होता है, वमन क्या होता है। तो वमन अमाशयिक पदार्थों को ग्रसनाली और मुंह से बाहर फेंकने की एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। वमन क्या होता है? जैसे हम कुछ भी जिस होकर खाएंगे उसी होकर वापस आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब उल्टा जिस मुंह से खाएंगे और मुंह से खा लिए, खाना वाना पानी उनी पर पी लिए, लेकिन ऐसा आभास होगा कि हमें उल्टी हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि उल्टी मुँह में खाए हैं तो नीचा मल द्वार में है उल्टी हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वो जो है मुंह में ही फेंकेगा। ऐसा कब होता है? जब नीचे से जो है क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिवर्त कर देता है, मतलब जो खाएं वो रिटर्न कर देता है। तो यही जो है आपका वोमिटिंग हो जाता है, जिसमें अमाशय यानी पेट के पदार्थ को, जो पेट में हम खाए हैं भोजन, जो पेट में जमा है, वो जो है ग्रासनली और ओसोफेगस के द्वारा मुंह से बाहर फेंकने के एक प्रतिवर्तित क्रिया है। समझ गए? जो कि अमाशय के पदार्थ होता है। समझ गए? चलिए, खसरा क्या होता है? आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं कि खसरा एक संक्रामक इन्फेक्शन रोग है, जिसमें सर्वप्रथम ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसका रोग कारक जो है पैरामाइक्सको वायरस होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। डिटेल में मैं इसको पढ़ा चुका हूं खसरा को। अभी जानिए कि खसरा होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, खसरा एक ऐसा संक्रामक रोग है जो सर्वप्रथम अगर किसी बच्चे में खसरा होता है तो वह जो है उस बच्चे को अपर रिस्पायरेटरी जो ट्रैक्ट है, जो ऊपरी श्वसन नाल है, उसी को प्रभावित करता है। ऊपरी श्वसन नाल कहा जाए तो नाक को प्रभावित करेगा, ठीक है, गले को प्रभावित करेगा, इसी सब को जो है प्रभावित करता है। समझ गए? लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसी सब को प्रभावित करता है। यह मुख्यतः जो है पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? पैरामाइक्सको वायरस के कारण होता है, जो मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, गलसुआ क्या होता है देख लीजिए। पैरामाइक्सको वायरस के कारण पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड लाल ग्रंथि का संक्रमण एवं पर्दाह जो है कर्ण पूर्व ग्रंथि शोथ या गलसुआ कहलाता है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से मीजल्स पैरामाइक्सिको वायरस के कारण होता है, उसी प्रकार से गलसुआ भी आपका पैरामाइक्सिको वायरस के कारण ही होता है। लेकिन इसमें जो प्रभावित होने वाला जो जगह होता है वो पैरोटिड लार ग्रंथि होता है, जिसमें पैरोटिड लार ग्रंथि में संक्रमण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथि, मतलब कर्ण मतलब कान के पहले के ग्रंथि का शोथ होता है, जिसको हम लोग गलसुआ कहते हैं। मेनली ये याद रखिएगा गलसुआ में कि यह पैरोटिड लार ग्रंथि का संक्रमण एवं पर्दाह होता है। ठीक है, सूजन, ये सूजन हो जाएगा या उसमें संक्रमण हो जाएगा, वो पैरामाइक्सिको वायरस के कारण होता है, वही गलसुआ कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बता दूँ, बीदर ओस्ट या खंड ओस्ट क्लेफ्ट लिप क्या है। तो जो लिप, कटा हुआ लिप होता है, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, चाहे क्लेफ्ट लिप हो या क्लेफ्ट पैलेट हो, दोनों पढ़ा चुका हूँ। अगर तालू कटेगा बीच से, क्यों करता है? क्योंकि जो उसमें ऊतक होता है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे शरीर में सब चीज़ जो है, हर एक जगह का एक एक पार्ट जो है ऊतक का बना है। अब उस वैसा ऊतक
जैसे यहाँ पे ओठ कटा है, समझ गए ना, ओष्ठ है, बीदर ओष्ठ, बीदर मतलब खंडित होना। ऊपर ओठ बनाने वाला मध्य एवं पार्श्व ऊतक के जुड़ने की असफलता के कारण होठ में पाई जाने वाली दरार बीदर ओष्ठ कहलाता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, समझ गए ना। यह जो है इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, समझ गए। जैसे समझिए यह एक ओठ है, समझ गए ना, यह एक ओठ है, बीच में जो है ये नाक है, तो ये इधर भी हो सकता है या इधर से भी हो सकता है, समझ गए। ऐसा बात नहीं है कि एक ही साइड कहीं पे होगा, लेकिन ये बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, बीदर ओष्ठ समझ गए कि ऊपरी ओठ बनाने वाली, देखिए ये जो बीदर ओष्ठ होता है ना, नीचा ओठ में नहीं होता है, ये ऊपर वाला ओठ में होता है। कभी भी अगर आप किसी का जन्मजात ये रोग होता है, देखते होइएगा किसी बच्चा का अगर ओठ कटा हुआ होता है तो आप लोग को देखते होइएगा कि उसका ऊपर वाला ओठ कटा होता है, नीचा वाला ओठ आप कभी नहीं देखते होंगे कि नीचा वाला ओठ कटा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला ओठ जो बनाने वाला जो ऊतक है ना, वो मध्य और जो पार्श्व जो ऊतक है, जो जिसको जुड़ने से ये आपका होठ बनता है, जो सही रहता है, उसमें जो है असफल हो जाता है ऊतक जुड़ने में, जिससे क्या होता है कि ओठ कटा हुआ हो जाता है, नहीं जुड़ पाता है, और ये जो है व्यक्ति के भ्रूण में अविकास के कारण होता है, समझ गए। और यही जो है व्यक्ति को क्लेफ्ट लिप कहलाता है, समझ गए। चलिए, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है देख लीजिए। तालू बनाने वाला ऊतक के जुड़ने की असफलता को बीदर तालू, क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। यह केवल मृदु तालू, सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालू अथवा मैक्सिकुला हड्डी तक फैली दरार के रूप में हो सकता है। यह भी मध्य रेखा के दाईं या बाईं ओर हो सकता है, यह भी एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। अब ये तालू कटने की बात है। अब ये होता है जैसे तालू बनाने वाला जो ऊतक होता है उसके जुड़ने में असफलता होने से जो है ये जो है तालू में दरार होता है और ये क्लेफ्ट पैलेट या कहलाता है, समझ गए। क्लेफ्ट बीदर तालू कहलाता है। यह केवल जो है सॉफ्ट पैलेट यानी मृदु तालू या कठोर तालू अथवा मैक्सिकुला हड्डी तक फैला होता है। यह सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पैलेट या कठोर तालू या मैक्सिकुला हड्डी है, वहाँ तक फैला होता है इसका दरार, ठीक है ना। यह जो है जो तालू के जो मध्य वाला जो रेखा होता है उसके दाईं ओर या बाईं ओर किधर भी हो सकता है, समझ गए ना, या दोनों ओर भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, खंड तालू और खंड लिप के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है। देख लीजिए डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है, ठीक है। देखिए यह एक जन्मजात विकार है। देखिए जिस प्रकार से ऊपर क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप देखे ना, वह भी जन्मजात ही था, और यह भी जो है कंजेंटल डिसऑर्डर ही है, जन्मजात विकार ही है, ठीक है। जिसमें उदरीय अंगों का डायफ्राम में विकार के फलस्वरूप वक्ष गुहा में प्रवेश या प्रलंबन होता है। मस्त समझ गए ना। डायफ्रामेटिक क्या होता है, तो यह एक जन्मजात विकार है जिसमें उदरीय अंगों का डायफ्राम में विकार के फलस्वरूप वक्ष गुहा में प्रवेश या प्रलंबन होता है। किसी अंग के लूप अथवा ऊतक का किसी असमान खुले भाग से प्रतिक्षेपण हर्निया कहलाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे समझिए ये डायफ्राम है, ठीक है। ये जो है डायफ्राम से ऊपर क्या होता है, इधर फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है, इस लंग हार्ट है, ठीक है ना। और ये जो है आपका इस पर जो है टच होते रहता है, कौन, फेफड़ा, डायफ्राम से, ठीक है। डायफ्राम ही ना श्वसन की क्रिया में मदद करता है कि डायफ्राम जब ऊपर की तरफ प्रेस करता है तो जो है क्या होता है, श्वास बाहर निकलता है, और जब डायफ्राम नीचे डाउन होता है तो श्वसन की क्रिया क्या होता है, लोग खींचता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम बिल्कुल मसल्स का बना होता है, मांसपेशी का, ठीक है। तो इसमें अब डायफ्राम है, अब यहाँ पे जो है क्या है, उदरीय भाग है। अब इस उदरीय भाग को जो है किसी कारण से चोट किसी भी कारण से जो उदरीय भाग है ये इस डायफ्राम को पास करते हुए, भेदते हुए इस थोरेटिक कैविटी में जहाँ पर फेफड़ा वगैरह है यहाँ पे आ जाता है, इस पार चल जाता है, डायफ्राम के उस पार चल जाता है। तो यही जो है क्या हो जाता है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है, समझ गए। ऐसे हर्निया क्या होता है, तो शरीर के किसी अंग को अपने गुहा से किसी दूसरे जगह में, किसी दूसरे गुहा में जाकर प्रवेश कर जाना ही जो है हर्निया कहलाता है, ठीक है। अलग अलग हर्निया है जानते हैं, लेकिन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो है ये आपका डायफ्रामेटिक हर्निया पढ़ना है। तो डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम के मांसपेशी को जो है पार करते हुए उदरीय गुहा के अंग जो है थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर जाते हैं, वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति को अनेक परेशानियाँ होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे फेफड़ा और हार्ट के रहने वाला स्थान है, वहाँ पे जो है पेट के भाग चला जाए, पेट के अंग चला जाए तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो यही जो है आपका क्या होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, समझ गए ना। चलिए
अब यहाँ पे एक आ गया आपका सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क पक्षाघात दीर्घकालीन चालन संबंधी नियोगता है, समझ गए। यह मोटर संबंधी डिजेबिलिटी है, समझ गए, जो मस्तिष्क मूल तंत्रिका पेशीय विकार के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें पेशीय नियंत्रण, मुद्रा, प्रचालन व क्षमता संबंधी दोष पाए जाते हैं। देखिए, चालन का कहने का अर्थ है कि ब्रेन में सिग्नल नहीं मिलना। किसी को अगर सेरेब्रल पाल्सी होता है, मतलब प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है, तो उसको जो शरीर जो जिस भी भाग में पाल्सी होता है उस भाग में शून्य होता है, शून्य हो जाता है, और उस भाग में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, जिससे उस भाग से होने वाला काम प्रभावित होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ब्रेन के एक भाग में पाल्सी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि चालन संबंधी, सिग्नल संबंधी, मोटर संबंधी डिजेबिलिटी हो जाएगा, नियोगता हो जाएगा, जो व्यक्ति को क्या करता है कि मूल तंत्रिका पेशीय विकार व्यक्ति में होता है, समझ गए। मतलब यह जो इस ब्रेन में पाल्सी, पक्षाघात, पैरालिसिस मारने से व्यक्ति का जो मस्कुलर एक्टिविटी होता है, ये जो है धीरे धीरे क्या होता है, इसी में समस्या होने लगता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है अपने मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने मुद्रा पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। ठीक है, और अपने क्षमता और प्रचालन संबंधी दोष पाया जाता है, जिसको ब्रेन में पैरालिसिस मारता है, समझ गए। चलिए, अब मेनिंजाइटिस क्या होता है देख लीजिए। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन को ढकने वाला जो आवरण होता है, जो झिल्ली होता है, वो मेनिंजिस ही होता है, जो ब्रेन को 3 लेयरों से ढक कर रखता है। आप लोगों को पता नहीं है तो एक हमने पढ़ाया है, आर्केनोइड, पिया मेटर और सब आर्केनोइड। ठीक है, 3 मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। तीनों जो है झिल्ली ब्रेन को ढकने का काम करता है, तीनों झिल्ली होता है, जिसे मेनिंजिस कहते हैं। और उसी मेनिंजिस में किसी भी प्रकार के चोट से या संक्रमण से पर्दा हो जाए, या इन्फ्लामेशन या संक्रमण होने से जो क्षति पहुंचे, वही मेनिंजाइटिस हो जाता है, समझ गए। चलिए देख लीजिए, अब जो मेनिंजिस होता है, यह जो है ब्रेन को भी ढकने का काम करता है और स्पाइनल कोड को भी ढकता है, तो इसलिए मेनिंजाइटिस जो है स्पाइनल कोड में भी हो सकता है और ब्रेन में भी हो सकता है। तो देख लीजिए, मस्तिष्क और मेरुरुज स्पाइनल कोड को ढकने वाली झिल्लियाँ के पर्दा या सूजन, इन्फ्लामेशन को मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कहते हैं, समझ गए। यह बच्चों के तीव्र व घातक बीमारी है, जिसे पीडियाट्रिक्स में इमरजेंसी की तरह माना जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस समझ गए कि जो मस्तिष्क या मेरुरुज को जो ढकने वाला झिल्ली जो मेनिंजिस है, उसमें पर्दा या सूजन को जो है मस्तिष्क का आवरण या मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके होने के कारण चोट भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होता है। बच्चों में यह तीव्र और घातक बीमारी है, जिसे पीडियाट्रिक्स में जो है इमरजेंसी की तरह माना जाता है, समझ गए मेनिंजाइटिस को। चलिए, आहार नाल की विवरता क्या होता है, ओसोफेजियल एट्रेसिया क्या होता है, तो चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे ओसोफेजियल एट्रेसिया क्या होता है। ठीक है, देखिए, यह एक जन्मजात विकृति है, जिसमें भ्रूणीय विकास और दौरान अपूर्णता के कारण जो ग्रासनली होता है, वो ग्रासनी एवं आमाशय के बीच निरंतरता नहीं होता है, समझ गए। ग्रासनली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो जाता है, जिसे श्वास नली, ग्रसिका, नासुर या नालवरण, ट्रेकियोएस्फेजियल फिस्टुला कहते हैं। देखिए, आहार नाल ओसोफेगल एस्ट्रेसिया क्या होता है, तो यह एक बच्चे का जन्मजात रोग होता है, जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये आहार नाल है, समझ गए, आहार नाल है। अब यहाँ पे ये आहार नाल होता है, इसका अलग अलग कंडीशन है। ये आहार नाल जो है कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेट है, समझ गए, ये पेट वाला भाग है, समझ गए, ये आपका पेट वाला भाग है, समझ गए। और मैं आपको सही से समझा, देखिए, ये आपका हो गया क्या चीज़, ये आपका है आहार नाल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासनली बोलते हैं। ओके, अब है एक है आपका ग्रासनली है, और एक आपका इधर से पेट वाला भाग रहता है, समझ गए, ये पेट वाला भाग रहता है। ओके, समझ गए, ये पेट वाला है। और एक जो है आपका इसी में श्वसन वाला रहता है, इसी में श्वसन वाला रहता है। ठीक है, तो देखिए, कभी जो होता है ये पेट वाला जो नली होगा, ये डायरेक्ट जो है श्वास नली से जुड़ जाएगा। ठीक है, या कभी जो है क्या होता है, मैं बताता हूँ कि कभी जो होता है, ये जो है आपका एक जो है, ये इसका एक इससे जुड़ जाएगा और इसका एक जो है इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ, तमाम तरीके के इसमें कंडीशन होता है। ठीक है, कभी जो देखिएगा कि ये दोनों जो है आपस में ही जुड़ जाता है और आमाशय का एक अलग ही रास्ता रह जाता है। ठीक है, कभी क्या होता है कि जो उल्टा जुड़ जाता है, श्वसन वाला में पेट वाला जुड़ जाता है, तो ये जो है ओसोफेजियल एस्ट्रेसिया होता है, आहार नाल की अविवरता होता है, जिसमें आहार नाल जो हमारे स्टोमक से जुड़ना चाहिए, वो
स्टोमक से पूर्ण रूप से नहीं जुड़कर कोई हिस्सा ट्रेकिया से जुड़ा होता है, तो कोई हिस्सा जो है बिल्कुल किसी से नहीं जुड़ा होता है। एक हिस्सा जो है ट्रेकिया से होगा तो एक हिस्सा स्टोमक से होगा। तो इसी प्रकार के जो है कंडीशन 4-5 कंडीशन होता है जो कि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, और यही जो है आहार नाल की विवरता होता है। और जो ज्वाइंट होता है, देखिए ग्रास नाली का एक फिस्टुला के द्वारा श्वासन नाली से संबंध हो सकता है, और जो जुड़ता है एक से दूसरे से वो जो है फिस्टुला के कारण जुड़ता है। समझ गए? चलिए अब देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, देख लीजिए। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? पाइलोरिक संकुचन बोलते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस आमाशय के पाइलोरिक मार्ग लोअर एंड ऑफ स्टोमक, जैसे देखिए ए जैसे आपका क्या है स्टोमक है, ठीक है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए आपका स्टोमक है, ए क्या है? स्टोमक है, ठीक है। ए स्टोमक का लास्ट वाला मार्ग है। पाइलोरिक स्टेनोसिस आमाशय के पाइलोरिक मार्ग यानी लोअर एंड ऑफ स्टोमक, मतलब स्टोमक के निचला और लास्ट का संकुचन हो जाता है। इससे ही भाग वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरोध है, ठीक है। देखिए ए अमाशय, जैसे देखिए ए अमाशय है, ठीक है, ए अमाशय है, इधर इसका लोअर पॉइंट है लास्ट वाला है, और इधर जो है इसका फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो लास्ट वाला एंड वाला जो पॉइंट यहाँ पे है, इसमें क्या होता है अतिवृद्धि वृत्ताकार रूप से इसमें वृद्धि हो जाता है, और दोनों मार्ग जो है आपस में क्या होता है, ये इतना ना ज़्यादा वृद्धि होता है, वो नीचे से भी वृद्धि ऊपर से भी वृद्धि, नीचे से भी वृद्धि ऊपर से भी वृद्धि, और वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि इसमें अवरुद्ध होने लगता है, और यही जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। क्या समझे? पाइलोरिक स्टेनोसिस स्टोमक आमाशय के पाइलोरिक मार्ग यानी लोअर एंड ऑफ स्टोमक का संकुचन, मतलब स्टेनोसिस हो जाना, मतलब एक दूसरे के जो है आपस में मिल जाना, जिससे अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण जो है भोजन आगे जेजुनम में नहीं जा पाता है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। समझ गए? चलिए हाइपोएस्पेडियासिस क्या होता है, देख लीजिए। हाइपोएस्पेडियासिस क्या होता है, तो मैं पहले ही बताया हाइपोएस्पेडियासिस में क्या होता है कि जो जन्मजात रोग होता है जिसमें मूत्र छिद्र जो है सही जगह पे ना होकर वह सीसन के ऊपर भाग से लेकर जो है प्रीनियम भाग तक कहीं भी छिद्र हो जाता है और वहीं से जो है मूत्र निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए सर्जिकल प्रोसेस होता है, और साथ में जो गर्ल्स होती है, जो बालिका होती है, अगर उसमें ये रोग होता है तो उसके योनि के अंदर, वैजिना के अंदर ही ये छिद्र होता है, जिसे हाइपोएस्पेडियासिस कहते हैं। समझ गए? चलिए मैं ये डिटेल में 2 दिन पहले पढ़ाया हूँ। डेंगू क्या होता है? डेंगू एक एडिस एजिप्टिस मच्छर वाहित संक्रामक रोग है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। देखिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो है जोर जोर में दर्द उत्पन्न हो जाता है और हड्डी तक बुखार पहुँचता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? तो एडिस एजिप्टाइस के कारण होता है। एडिस एजिप्टाइट वाहित संक्रमण मच्छर के कारण होता है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। मैं इसका अलग अलग जो है जेनरेशन भी पढ़ाया हूँ कि कौन कौन से मच्छर जो है डेंगू में होता है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिटेल में पढ़ा दिए हैं। समझ गए? और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। समझ गए? चलिए डेंगू में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि शरीर से जो है बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का संख्या गायब होने लगता है, कमजोरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? तो मध्य कान का संक्रमण एवं पर्दा होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। कान में 3 स्तर, पहला, मध्य और लास्ट वाला, ठीक है। तो किसी में अगर लैरिंथ में अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे अंदर वाला में होगा, मध्य वाला में होगा तो ओटाइटिस मीडिया में संक्रमण होता है, ठीक है ना। कान के पिछले भाग में, मध्य भाग में पर्दा या संक्रमण होना, मतलब सूजन और संक्रमण होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। यह एक्यूट और क्रोनिक होता है जिसको हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? तो टॉन्सिलाइटिस होता है कि मुख गुहा, ओरल कैविटी के पिछले वाला भाग यानी ओरोफेरिंग्स, मतलब ओरल जहाँ से मुख गुहा यानी जहाँ से मुख का भाग जो है फेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे टॉन्सिल होता है दोनों साइड में, और दोनों साइड में जो छोटा छोटा जो टॉन्सिल होता है उसमें किसी भी संक्रमण और प्रदाह के कारण सूजन ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, ठीक है। और बढ़ने से टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक और क्वेश्चन है, बाल शोषण, चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज क्या होता है देख लीजिए। अभिभावकों, माता पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है, ठीक है।
देखिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, माता पिता हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो बच्चे को इमोशनली या शारीरिक या लैंगिक या मेंटली उसके विकास को प्रभावित करता हो, दुर्व्यवहार करता हो, वही जो है बाल शोषण या बाल प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। समझ गए? और यही जो है चाइल्ड एब्यूज होता है। तो आप सभी से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, चाइल्ड एब्यूज क्या होता है, क्या कारण से हो सकता है, इसको कैसे रोकें, तो आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आप लोग तो जान गए ना कि चाइल्ड एब्यूज क्या होता है। तो चाइल्ड एब्यूज का मतलब है कोई अभिभावक, माता पिता, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्तियों के द्वारा बच्चे को शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से उसके विकास को दुर्व्यवहार करना, उसे प्रताड़ित करना ही जो है बाल शोषण कहलाता है। समझ गए? और मैं यहाँ पे चाइल्ड एब्यूज पर ही समाप्त करता हूँ, द एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, आप लोग वीडियो देखते भी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो चाइल्ड एब्यूज के बाद जो है हम लोग यहाँ पे वेट बेटिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम करा चुके हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये जो सेशन हम करा रहे हैं ना, ये 2 गो जो आएगा, ये दोनों आपके लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन में मदद करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रिविजन भी हो रहा है। समझ गए? चलिए, धन्यवाद।